हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास सीरीज में। ये हमारा सीरीज एग्जामिनेशन तक आपके चलने वाली सीरीज है, यानी दिसंबर एग्जामिनेशन जो आपका आने वाला है, तो तब तक ये सीरीज चलेगा और उसके बाद भी आने वाले एग्जामिनेशन में भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज है 17 सितंबर। सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और यूट्यूब इस काम को दूसरों तक रेकमेंड भी करता है। तो जरूर लाइक करिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा जब वीडियो एंड हो जाएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और डेली प्रैक्टिस करके आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस डेली प्रैक्टिस सेशन को बिना किसी देरी के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डबल ब्लाइंड स्टडी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल ब्लाइंड अध्ययन की विशेषता है। पहला है बोथ द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स नो द ट्रीटमेंट गिवन, यानी शोधकर्ता और प्रतिभागी दोनों दिए गए उपचार को जानते हैं। दूसरा है ओनली द रिसर्चर नोज द ट्रीटमेंट गिवन, यानी केवल शोधकर्ता ही जानता है कि क्या उपचार दिया गया है। निदर द रिसर्चर नॉट द पार्टिसिपेंट्स नो द ट्रीटमेंट गिवन, यानी न तो शोधकर्ता और न ही प्रतिभागियों को दिए गए उपचार के बारे में पता है। और चौथा है ओनली पार्टिसिपेंट्स नो द ट्रीटमेंट गिवन, यानी केवल प्रतिभागियों को ही पता है कि उन्हें क्या उपचार दिया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और 1 लिखने के बाद से ऑप्शन सामने लिख दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इससे मैं जान जाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं। ओके, तो देखिए, मैंने आपको डबल ब्लाइंड स्टडी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी दोनों के बारे में बताया था एक क्वेश्चन कराते समय। तो आई होप कि आपने उसको याद रखा हो, और अगर आपने उसको याद रखा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। डबल ब्लाइंड स्टडी होता क्या है? एक ऐसी स्टडी जिसमें जो शोध करता है, यानी जो रिसर्चर हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्टडी में, दोनों को पता ही नहीं होता है कि किसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किसे प्लेसिबो दिया जा रहा है। प्लेसिबो अब क्या होता है? तो प्लेसिबो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक दवा है ना। अब ये दवा जो है, ये 2 ग्रुप्स में आपको चेक करना है कि ये दवा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपने बना दिया, ठीक है। एक तो आपने बना दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक बना दिया आपने कंट्रोल ग्रुप। अब आप ना रिसर्चर को पता है, यानी जो दवा दे रहा है उसको भी नहीं पता है कि इसमें से 2 दवा इसमें बना हुआ है, तो एक नकली दवा है और एक असली दवा है। और नकली दवा और असली दवा कौन सा है ये रिसर्चर को भी नहीं पता है और इन पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि किसको नकली दवा दिया गया, किसको असली दवा दिया गया। तो ये जो नकली वाली दवा दी जाती है ना, या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो न्यूट्रल होता है, तो उसे हम कहते हैं प्लेसिबो, है ना। और जो ओरिजिनल होता है उसको भी देते हैं। और इससे क्या होता है ना कि बायसनेस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना ही रिसर्चर को पता है और ना ही जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है कि किसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इससे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है वही सामने आता है। तो डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब पहला है बोथ द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स नो, नहीं, दोनों को नहीं पता होता है, तो ये तो वैसे ही हट गया। ओनली द रिसर्चर नोज, नहीं, ये तो फिर सिंगल ब्लाइंड स्टडी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। निदर द रिसर्चर नॉट द पार्टिसिपेंट्स नो, तो यही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। न तो शोधकर्ता और न ही प्रतिभागियों को दिए गए उपचार के बारे में पता है। और ओनली पार्टिसिपेंट्स नो, तो ये भी सिंगल ब्लाइंड स्टडी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द हॉथॉर्न इफेक्ट रेफर्स टू। बताइए, जो हॉथॉर्न इफेक्ट है इसका क्या तात्पर्य है? पहला है चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, यानी प्रतिभागियों के व्यवहार में परिवर्तन जब उन्हें पता चलता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। दूसरा है द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स टू फिट द हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के अनुरूप परिणामों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति। तीसरा है रैंडम वेरिएशन इन रिजल्ट्स ड्यू टू चांस, यानी संयोगवश परिणामों में यादृच्छिक भिन्नता। और चौथा है द अनइंटेंडेड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर ऑन द आउटकम, यानी परिणाम पर शोधकर्ता का अनपेक्षित प्रभाव, यानी शोधकर्ता नहीं चाहते थे फिर भी उनके जो इन्फ्लुएंस है वो आउटकम पे, जो रिजल्ट है उसके ऊपर पड़ गया। तो हॉथॉर्न इफेक्ट किसे कहते हैं ये जरूर आप बताइए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर लिखिएगा। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप 2 लिख के और सामने में ऑप्शन ABCD जो भी हो आप वहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ओके, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो आप एक शोध कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, और आप जो है एक ग्रुप के पास गए, फॉर एग्जांपल एक किसी भी कम्युनिटी के लोगों के पास गए, नागालैंड आप गए, वहाँ पर एक कम्युनिटी है, वहाँ पर आप चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उनको आपने उस रिसर्च के बारे में बताया
और बताने के बाद क्या होता है कि कई बार वो जो पार्टिसिपेंट्स यानी जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है या फिर उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, अवलोकन हो रहा है उनका, है ना, उनके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, तो उनका जो हाव भाव है वो बदल जाता है। जो नॉर्मल वे में वो बिहेव करेंगे उससे भिन्न वो बिहेव करते हैं, उससे डिफरेंट वो बिहेव करने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो स्टडी है वो अफेक्टेड हो जाता है, यानी आप सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ पर वो जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर आप एक्चुअल रिजल्ट कैसे देख पाओगे। तो हॉथर्न इफेक्ट इसे कहते हैं, जब पार्टिसिपेंट्स जो है अपने बिहेवियर को ऑल्टर कर लेते हैं क्योंकि वो अवेयर हो जाते हैं कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये इफेक्ट जो है आपके रिसर्च की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, उसको समाप्त कर देती है। और क्योंकि जो रिजल्ट है ना वो टिपिकल बिहेवियर को ना बता के अनऑब्जर्व सिचुएशंस में एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो कि चेंज्ड बिहेवियर होता है, जो बदलाव हो गया होता है, उसको बता देता है ना। तो इसे हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन से है ना। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। भारत में नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, जिसे हम NAD के नाम से जानते हैं, इसके कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। पहला है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। दूसरा है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। और चौथा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC। बताइए, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी इसका कार्यान्वयन है, इसकी संस्था कौन सी जिम्मेदार है इनमें से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं NAD की यानी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की, तो UGC को जो है इंट्रस्ट किया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इम्प्लीमेंट करें, वो लागू करें NAD यानी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी को। ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या है ये NAD? तो NAD जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्या प्रोवाइड करता है, ये डिजिटाइज करता है ना। डिजिटाइज मतलब डिजिटल बनाता है और सिक्योरली स्टोर करता है, यानी बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी देके स्टोर करता है। किस चीज़ को? डिग्रीज़ को और सर्टिफिकेट्स को। जो डिग्री होती हैं या फिर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना आपके, उसको बहुत ही सिक्योर तरीके से स्टोर करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल वे में इसको बनाया गया है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, और इसको मैनेज करता है UGC। इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे रूसा भी कहा जाता है, इसका एम क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले एग्जामिनेशन में देखे जा चुके हैं। तो पहला है इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। क्या ये इसका लक्ष्य है? या फिर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, यानी प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। या फिर स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और अगला चौथा ऑप्शन है इनकरेज स्किल बेस्ड एजुकेशन एट द स्कूल लेवल, यानी विद्यालय स्तर पर कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा का इनमें से कौन सा एम है, करेक्ट कौन सा होगा, बताइए। आप अपने आंसर नीचे ऑप्शन के जरिए जरूर बता सकते हैं। नीचे जो है आप कमेंट में लिखिए। तो आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर मतलब क्या हो गया, हायर एजुकेशन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जो है, ये इसका एम है रूसा का। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया इस स्कीम को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और इसका जो एम है वो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका सुधार करना है भारत में। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है वो, क्वालिटी एनहेंसमेंट है वो, कई इनिशिएटिव्स लेके और गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म है वो करवा के, है ना, कि कैसे कैसे गवर्नेंस करना है इसको इसमें बदलाव करके और हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एम है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now moving to the next question, which of the following pollutants is most responsible for photochemical smog? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से आने वाला एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है।
तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता किससे है, पहले ये बताइए। देखिए, जब आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन मतलब दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं। तो एक होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, आप इसको NO और 2 भी हो जाता है, लेकिन X लिख दोगे तो NO2 NO3 अलग अलग होता है ना ये। और एक होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत जल्दी जो है वो पर्यावरण में घुल जाते हैं या उड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, है ना। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे VOCs भी कहते हैं। तो इन दोनों के ही रिएक्शन से सनलाइट के प्रेजेंस में जब सूर्य की किरण वहाँ मौजूद होती है तब ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। फोटो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाइट से रिलेटेड है ये। और इससे जो है ओजोन नाम का एक, जो आपने सुना होगा कि सब्सटेंस ओजोन जो है ये बनता है, ओजोन गैस बनता है और इसी से स्मॉग फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा जो ओजोन अगर सरफेस पे है, मतलब आपकी ये धरती है, तो देखिए एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ना, वो ओजोन जो है सही है हमारे लिए क्योंकि वो UV रेज वगैरह को आने नहीं देता। लेकिन अगर आपके सरफेस पे यहाँ अर्थ के आसपास ओजोन अवेलेबल है तो ये जो है एक पॉल्यूटेंट होता है, आपके हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्योंकि पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगेन हर बार मैं कहता हूँ एक प्रोटोकॉल या समिट से क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल आपके दिमाग में मैं बैठा देना चाहता हूँ इन प्रोटोकॉल्स और समिट्स को, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा एक लक्ष्य नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन से रिलेटेड चीज़ें हुई थी, आपको मालूम है ना। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, ऑफ कोर्स यही तो इसका मुख्य लक्ष्य था, तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो फिर ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा है फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना, यानी कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन है उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, बिल्कुल ये भी एक लक्ष्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरे लर्नर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं और कितने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। और अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना क्या इसका एक लक्ष्य था, या फिर लिमिटिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम HCFCs बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी एक लक्ष्य था और ये नहीं है पूछ रहा है, नॉट अ गोल। तो रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये नॉट अ गोल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना ये एक लक्ष्य नहीं था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोकस करता था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन पे, है ना, इसको कैसे हम बचा सकें, ओजोन में जो छिद्र हो रहा था, छेद हो रहा था, उसको हम प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस जो भी थे जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे उनको फेज आउट करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFCs कहते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में होता है, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम HCFCs कहते हैं, तो ये दोनों को जो है ना आप फेज आउट करना था, यानी धीरे धीरे करके, और इनको हटाना था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का कोई टारगेट नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो टारगेट था ना, ये दूसरे एग्रीमेंट जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, और इसमें ये CO2 एमिशंस वगैरह को लेके जो है बात हुआ था, क्लाइमेट एक्शन को लेके। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन ये यूनिट से है ना। तो नॉइज़ इन द कम्युनिकेशन रेफर्स टू, बताइए कम्युनिकेशन प्रोसेस जो संचार की प्रक्रिया है इसमें जो शोर का क्या तात्पर्य है, नॉइज़ का क्या तात्पर्य है। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो आपसे मैं फिर से पूछूंगा भी कि कौन से मॉडल में पहली बार नॉइज़ इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे बहुत सारे मॉडल है ना, जैसे स्क्रैम्स मॉडल है, शैनन वीवर मॉडल है ना, कौन से मॉडल में नॉइज़ पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नॉइज़ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू, पहला है द बैकग्राउंड साउंड इन द कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, यानी संचार वातावरण में पृष्ठभूमि ध्वनि। दूसरा है एनी इंटरफेरेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, यानी कोई भी हस्तक्षेप जो संदेश को विकृत करता है। तीसरा है द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, यानी संदेश की स्पष्टता। और चौथा है फीडबैक प्रोवाइडेड बाय रिसीवर, यानी
जो प्राप्त करता है संदेश को उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, तो क्या उसको हम नॉइज़ कहते हैं? तो ये जो है आपको बताना है। देखिए, अगर हम नॉइज़ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन में नॉइज़ क्या होता है? कोई भी तरीके का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, विकृत कर देता है संदेश को। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन संचार वातावरण पृष्ठभूमि ध्वनि यानी बैकग्राउंड नॉइज़ अगर होगा, बैकग्राउंड साउंड होगा, वो भी एक नॉइज़ की तरह ही काम करेगा, फिजिकल नॉइज़ की तरह। इसलिए इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों ही आप सही यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है ये रहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अगेन कम्युनिकेशन से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बताइए गैर शाब्दिक संचार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहला है रिटन इंस्ट्रक्शन यानी लिखित निर्देश, दूसरा है अ टेलीवाइज्ड स्पीच यानी टेलीविजन पर प्रसारित भाषण, तीसरा है आई कांटेक्ट यानी आंख से संपर्क, और चौथा है फोन कॉल। तो देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गैर शाब्दिक संचार, है ना, गैर मौखिक नहीं। देखिए ट्रांसलेशन एरर हो जाता है बार बार। गैर मौखिक तो फिर लिखित भी हो जाएगा, लेकिन गैर शाब्दिक मतलब शब्द का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन भी नहीं आएगा, ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं आएगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रहा है, कौन सा नहीं है? तो रिटन इंस्ट्रक्शन यानी लिखित निर्देश में तो शब्द का इस्तेमाल होता ही है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में भी स्पीच दे रहे हैं तो उसमें भी आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फ़ोन कॉल में भी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो आई कांटेक्ट होता है कम्युनिकेशन के दौरान, वो भी जो है ना एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है ना। तो ये जो है आंख से संपर्क या आई कांटेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उस सभी टाइप के फॉर्म्स आ जाते हैं इस कम्युनिकेशन में जो कि स्पोकन या रिटन वर्ड्स जिनमें नहीं हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन आपका हो गया, जेस्चर कोई भी हो रहा है, इशारा कोई दिया जा रहा है, आई कांटेक्ट किया जा रहा है, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये इमोशनल स्टेट को दर्शाते हैं आपके, और आपके बिना बोले भी लोग समझ जाएंगे आपके इमोशनल स्टेट्स को, आपके एटीट्यूड को। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं यानी गैर शाब्दिक संचार। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है यानी आपके फर्स्ट यूनिट का। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज। बताइए जॉन डुई के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट यानी शिक्षक से छात्र तक ज्ञान का स्थानांतरण। दूसरा है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट यानी भविष्य के रोजगार के लिए तैयारी। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास। और चौथा है अडॉप्टिंग स्टूडेंट्स टू सोशल नॉर्म्स यानी छात्रों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढालना। बताइए इनमें से कौन सा जॉन डुई के अनुसार मुख्य लक्ष्य है शिक्षा का? अगर हम शिक्षा के मुख्य लक्ष्य के बारे में बात करें और ख़ास तौर से जॉन डुई के बारे में, तो आपको मालूम है कि जॉन डुई, अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ये एडवोकेट थे, है ना। लर्निंग बाय डूइंग को ये बहुत प्रमोट करते थे, यानी अपने हाथों से कुछ करके जो बच्चा सीखता है, एक्सपीरियंस से जो बच्चा सीखता है वो सबसे बेस्ट लर्निंग होता है। तो यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ये प्रमोट करते थे और हमेशा ये खिलाफ थे कि जो लर्निंग हो, जो जो भी हमें सिखा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो, ये कोई ट्रांजैक्शन की तरह ना हो कि टीचर और स्टूडेंट में जो है ये ट्रांसफ़र हो गया, बल्कि वहाँ पर व्यवहारिक परिवर्तन भी हो, है ना। तो प्राइमरी एम एजुकेशन का ये मानते थे कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही है। कैसे? आप स्टूडेंट्स को स्किल सिखाइए ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके। मियरली ट्रांसफरिंग नॉलेज इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, यानी जॉन डुई के अनुसार सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र या जो ज्ञान का स्थानांतरण है यही जो लक्ष्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जॉन डुई का नाम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो CDP होता है, जो सीटेट में आप बहुत सुनते होंगे, उसमें इनका बहुत योगदान है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बहुत बात किया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन अगेन ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है
इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू, बताइए शिक्षण के चिंतनशील स्तर में शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है। क्या की जाती है? पहला है मेमोराइज फैक्ट्स एंड डिटेल्स, यानी तथ्यों और विवरणों को याद रखें। दूसरा है अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी आप अवधारणाओं के अर्थ और संबंधों को समझें। तीसरा है रिफ्लेक्ट अपॉन एंड क्रिटिकली एनालाइज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, यानी नई समस्याओं को हल करने के लिए अवधारणाओं पर चिंतन करें और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और चौथा है रिसाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टीचर, यानी शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को दोहराएं। तो देखिए, आपको ये अभी तक पता चल गया होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेवल्स ऑफ टीचिंग होती हैं तो उसमें 3 लेवल मेनली हम मानते हैं। सबसे निचला और सबसे बेसिक लेवल है मेमोरी लेवल, यानी आपका सबसे बेसिक स्तर होता है ये, है ना। तो इसमें आप जो है ना मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। जैसे अब नर्सरी का बच्चा है वो क्या करता है, ABCD लर्न करता है, क ख ग घ लर्न करता है, वो क्या है, वो मेमोराइजेशन है, वो ज़रूरी है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं, लॉट्स, यानी सबसे निचले स्तर और सबसे बेसिक स्तर की चीज़ें हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जहाँ पर समझ का विकास होता है। तो यहाँ मैं आपको कई बार बताया कि कीवर्ड इसका क्या है, रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को और उसका जो समझने की उसको कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं उसके मीनिंग को, तो उसको हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो आप, है ना। आप रट रहे हो तो मेमोरी लेवल पे हो। तो मेमोरी लेवल मतलब मगिंग, है ना, और या फिर क्रैमिंग हम कह सकते हैं, जिसे रटना हम कहते हैं। तो ये मेमोरी लेवल पे होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ का विकास होता है। वही रिफ्लेक्टिव लेवल पे अगर हम बात करें तो ये सबसे हायर लेवल माना जाता है, चिंतनशील स्तर। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं और यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, अपने खुद के जो है प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों बनाने लगते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया किसने था, ये अब मुझे बताइए। देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया था, HUNT, नाम याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और बाकी दोनों को आप कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए, या फिर आप कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल का मैं आपको बता देता हूं। चलिए, हर्बर्ट ने दिया था, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल का मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और रिफ्लेक्टिव लेवल का तो हंट ने दिया था। इन्होंने जोर डाला था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली सोचें, है ना, वो रिफ्लेक्ट करें अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे, और जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उनको नए, है ना, न्यू एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, है ना, थोड़े अलग सिचुएशंस हों, थोड़े नए सिचुएशंस में, उनमें जो है उसको इस्तेमाल करें और थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज़ करें, है ना। ये लेवल जो है ना, ये सिर्फ मेमोराइजेशन तक नहीं सीमित है, बल्कि इससे ऊपर हो जाता है। यानी मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है शिक्षा में, शिक्षण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन थर्ड, रिफ्लेक्ट अपॉन एंड क्रिटिकली एनालाइज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, यानी नई समस्याओं को हल करने के लिए अवधारणाओं पर चिंतन करें और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे लर्नर से एक्सपेक्टेड होता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स वाला जो होगा ये आपका मेमोरी लेवल पे हो जाता है ना, स्मृति स्तर जिसे हम कहते हैं। और शिक्षा का जो समझ स्तर होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स, देखिए ये रिलेशनशिप आ गया ना, तो ये जो होता है ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाता है। शिक्षा का समझ स्तर हम इसे कहते हैं। रिसाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टीचर, जो टीचर ने आपको बताया उसी को रिसाइट कर रहे हैं, तो अगेन ये क्या है, ये मेमोरी लेवल है ना। लेकिन थर्ड वाला जो है ये रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। तो आई होप कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी यूनिट से आज मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है और आप लोग जो है नीचे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताया करिए कि आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल हैं कि नहीं, क्योंकि इतना मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे अलग भी बैचेज हैं, उनमें भी पढ़ाना होता है, लेकिन डेली ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे और फिर आप लोग सक्सेसफुल होंगे, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।